गुड मॉर्निंग क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 स्टडी कर रहे थे ईवीएस में। मैंने आपको बताया था हाउ डू वी ग्रो फूड, कैसे भोजन को हम उगाते हैं और फार्मिंग कैसे कौन कौन सी फार्मिंग होती है। मैंने आपको कल सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको क्रॉप के बारे में बताया जाता था। जब सिमिलर टाइप के जो प्लांट्स हैं वो एक लार्ज एरिया में बड़े एरिया में उगाए जाते हैं, तो उसे हम फसल या क्रॉप कहते हैं। जब एक जैसी वस्तु हम कोई उगाते हैं, जैसे धान की फसल, गेहूं की फसल, मक्का की फसल, ये सब क्या है, एक क्रॉप होती है जो एक बड़े एरिया में उगाई जाती है किसी पर्टिकुलर टाइम पर। उसके बाद मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में बताया था, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। आज हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इस क्रॉप प्रोडक्शन में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। जब हम कल्टीवेट करते हैं, उगाते हैं क्रॉप्स यानी फसल को, तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हमें करनी होती हैं। दीज एक्टिविटीज आर नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसे हम कृषि करना कहते हैं। द वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर, बहुत सारे जो कृषि कार्य हैं वो निम्न प्रकार है। नंबर 1 है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर द सॉइल, यानी सॉइल माने होती है मिट्टी, SOIL। सॉइल माने होती है बच्चों मिट्टी। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है। द सॉइल इज फर्स्ट यूजन यूजिंग प्लो और ट्रैक्टर्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मिट्टी को नरम किया जाता है, लूज किया जाता है। किसकी सहायता से? प्लो कहते हैं बेटा हल की सहायता से या ट्रैक्टर की हेल्प से। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। इस मिट्टी को नरम करने की जो प्रोसेस होती है, पलटने की जो प्रोसेस होती है, उसे हम क्या कहते हैं? टिलिंग, TILLING, टिलिंग या प्लोइंग माने जोतना या पलटना इसे कहते हैं। इट हैज फॉलोइंग एडवांटेजेस। इसके क्या फायदे होते हैं? एडवांटेजेस माने होते हैं फायदे। इट अलाउज डीप पेनिट्रेशन ऑफ द रूट्स। जब मिट्टी हल्की हो जाती है तो जो पौधों की जो जड़ें हैं वो आराम से नीचे तक पेनिट्रेट कर सकती हैं, यानी नीचे तक वो जा सकती हैं। दूसरा, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। दूसरा, ये जो अर्थवॉर्म जानते हैं, जो केंचुए होते हैं, उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है। और माइक्रोब्स माने जो जीवाश्म होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाने में मदद करते हैं। न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल कम्स अप टू द टॉप व्हिच बेनिफिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है नीचे की, वो खड़कर ऊपर आ जाती है, जिससे फसल की जो ग्रोथ है, जो बढ़ाव है, वो अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट है सोइंग ऑफ सीड। सो माने होता है बोना, बीज बोना कहते हैं बेटा, SOW, बोना, बीज बोना। कोई भी बीज को हम जमीन में डालते हैं ना, उसे बोना कहते हैं। बोना एक ड्वार्फ होता है, जो छोटा रह जाता है आदमी, वो बोना होता है। और ये बोना होता है, बोना बीज, बोना सो होता है। तो सोइंग ऑफ सीड्स, सीड्स माने होते हैं बीज, SEEDS। सीड्स माने होते हैं बच्चों बीज। तो बच्चों सीड्स माने होते हैं बीज। तो बीज की बुआई होती है। गुड क्वालिटी हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड टू सो इन फील्ड्स। खेत में बोने के लिए गुड क्वालिटी माने अच्छी गुणवत्ता वाले, और हेल्दी कहते हैं पौष्टिक, पौष्टिक या मतलब पौष्टिक तो नहीं कहेंगे, सॉरी, हेल्दी कहेंगे। जो स्वस्थ बीज होता है, स्वस्थ जो दाने होते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, बोते हैं खेत में। उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जो अच्छी गुणवत्ता वाले जो बीज होते हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है। सीड्स आर सोन एट अ डिस्टेंस टू प्रिवेंट देयर ओवरक्राउडिंग। और बीज को एक निश्चित दूरी पर बोया जाता है, जिससे कि ओवरक्राउडिंग ना हो, भीड़ ना हो, यानी कि पौधे को पर्याप्त ऊर्जा और पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त हो सके। Nowadays, farmer use high yielding variety of seeds developed by scientists। आजकल nowadays farmers जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वो high yielding variety of seeds developed by scientists, वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे बीजों का संवर्धन किया गया है, यानी ऐसे बीजों की कोई उपयोगिता आजकल बढ़ाई गई है जिनकी यील्ड बहुत ज्यादा होती है, जिनकी पैदावार बहुत ज्यादा होती है। These are disease resistant। ये जो बीज होते हैं, ये कैसे होते हैं,
ये जो है डिजीज यानी कि जो बीमारियां होती हैं उनके प्रतिरोधी होते हैं, यानी कि इनमें जल्दी से बीमारियां नहीं लगती। दीज सीड्स यील्ड गुड क्रॉप्स, और इनकी जो उत्पादन क्षमता होती है वो भी सामान्य बीजों से ज्यादा होती है। हाउएवर दे रिक्वायर मोर वाटर, लेकिन इन्हें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसके बाद जो अब बीज बो दिया जाता है उसके बाद की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं खाद देना या फर्टिलाइजर्स कहते हैं। हमारे पास जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, मैन्योर होता है देसी खाद और फर्टिलाइजर होते हैं रासायनिक उर्वरक। Manures and fertilizer are added to the soil to provide nutrients for the healthy growth of plants. अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, पौधों को अच्छे से बढ़ाव देने के लिए हम जमीन में क्या देते हैं? मैन्योर यानी खाद और फर्टिलाइजर उर्वरक। They are added because growing crops continuously makes the soil nutrients deficient. क्योंकि जब फसल उगती है तो वो लगातार जमीन से पोषक तत्वों को लेते रहती है फसल, जिससे वहां पर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। Lack of sufficient nutrients in the soil result in the low yield of crops. अगर वहां पर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो जो पैदावार है उसमें भी कमी हो जाएगी। Manures and fertilizer replenish the soil with nutrients. जो मैन्योर्स है, जो खाद है या उर्वरक है, वो जो पोषक तत्व है उसकी मात्रा को बरकरार रखते हैं जमीन की। उसके बाद इरिगेशन है। इरिगेशन कहते हैं बच्चों सिंचाई, IRRIGATION, इरिगेशन माने होता है बच्चों सिंचाई। सिंचाई करना, पानी लगाना जो होता है ना फसल में सिंचाई करते हैं उसे हम इरिगेशन कहते हैं। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, फसल के लिए बहुत जरूरी होता है पानी। जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस इन ड्राई कंडीशंस। जो जर्मिनेशन है, जर्मिनेशन जानते हैं? अंकुरण होना, अंकुरण यानी कि जब बीज से पौधा निकलता है उसे जर्मिनेशन या अंकुरण कहते हैं। तो जो जर्मिनेशन है वो ड्राई कंडीशन में, शुष्क अवस्था में नहीं होता, उसके लिए जरूरी है मॉइस्चर होना, जमीन में नमी होना बहुत जरूरी है, तभी अंकुरण संभव है। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, और हमारे देश में अलग अलग जगह पर जो बारिश की मात्रा है वो अलग अलग है। कहीं पर बारिश ज्यादा होती है, कहीं पर बारिश कम होती है। दस फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी क्रॉप्स, इसलिए अच्छी फसल पैदा करने के लिए फील्ड्स आर वाटर्ड रेगुलरली, लगातार नियमित रूप से फसलों को पानी दिया जाता है। The extra supply of water to the crops by artificial means at regular interval is called irrigation. Extra supply of water, जो अतिरिक्त पानी की मात्रा सप्लाई की जाती है, दी जाती है, आर्टिफिशियल कहते हैं, जो मैन मेड सोर्सेज होते हैं, जो मानव निर्मित स्रोतों की सहायता से, जैसे ट्यूबवेल की सहायता से, ड्रिप इरिगेशन की सहायता से, या दूसरे जो साधन है जो मानव निर्मित है। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, जैसे बारिश पड़ती है तो वो नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन वो तो बारिश के सीजन में होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पर होती है। लेकिन पौधों को जो तो हमारी फसल होती है उसमें साल भर पानी की जरूरत होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मैन मेड सिस्टम्स हैं, जिसमें नहरों की सहायता से, ट्यूबवेल की सहायता से, पॉन्ड से, तालाबों की सहायता से या दूसरी अन्य विधियों से हम लगातार पानी देते हैं। तो ये जो मेथड होता है इसे हम इरिगेशन या सिंचाई कहते हैं। द सोर्स ऑफ इरिगेशन, जो सोर्स है इरिगेशन के, जो साधन है वो वेल, कुआं है, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स तालाब हैं, रिवर नदियां हैं, लेक झील है, डैम्स बांध है, कैनाल्स छोटी छोटी जो कैनाल्स बोलते हैं, छोटी छोटी जो नाले निकाल दिए जाते हैं। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ इरिगेशन लाइक ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन एक्सेट्रा। तो जो इरिगेशन है सिंचाई के बहुत सारे माध्यम होते हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन है ना, और स्प्रिंकलर इरिगेशन है, और भी अन्य मेथड्स हैं। फिर है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग क्रॉप्स आफ्टर दे हैव मैच्योर्ड। जब फसल पक जाती है तो उसे काटा जाता है और उसको इकट्ठा किया जाता है, इसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। द क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। जो फसल होती है उसे जमीन के पास से उखाड़ लिया जाता है या उसे काट लिया जाता है। इट इज डन आइदर मैनुअली यूजिंग सिकल्स और बाय यूजिंग मशीन्स, या तो इसे मानव के द्वारा यानी कि हाथों से द्वारा, यानी हाथ से काम करके मनुष्यों द्वारा इसे काट लिया जाता है, सिकल्स कहते हैं बेटा, दरांती की सहायता से, और या फिर मशीन्स की सहायता से उसे कटाई कर ली जाती है।
उसके बाद थ्रेसिंग एंड विनोइंग होता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द एडिबल पार्ट ऑफ द क्रॉप फ्रॉम द स्केली अनएडिबल सैप दैट सराउंड्स द सीड्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जो अनाज होता है वो क्या होता है, एक कवर होता है। अनाज जो होता है वो कैसे होता है, कवर्ड होता है, ठीक है। जो अनएडिबल पार्ट है उससे एडिबल पार्ट को, यानी कि जो पौधे का सारा भाग खाने योग्य नहीं होता, तो उसमें से जो खाने योग्य पदार्थ होता है वो ढका हुआ होता है, उसके ऊपर छिलका होता है, अनएडिबल पार्ट होता है, तो उससे उसको अलग करना। अनएडिबल पार्ट से एडिबल, यानी जो खाने लायक पार्ट है किसी भी पौधे का, जो बिना खाने वाला पार्ट है उससे अलग करना जो प्रोसेस होती है उसे थ्रेशिंग कहते हैं। इट कैन बी डन मैनुअली और बाय मशीन। ये दोनों तरीके से की जा सकती है, मशीन की सहायता से भी और मनुष्य के द्वारा भी। In winnowing, the threshed crops are tossed in the air to separate the lighter particles of the chaff, dirt and even pest from them. Winnowing जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, जो हमने थ्रेसिंग से जो हमने बीजों को अलग किया है, अनाज को अलग किया है, उसे हवा की सहायता से क्या करते हैं हम, जो उसमें छोटे छोटे पेस्ट, छोटा मोटा कीड़ा कोई रह जाता है या हल्का पतला छोटा तिनका रह जाता है, उसको उड़ा दिया जाता है और जो सॉलिड अनाज होता है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। स्टोरेज, अब जो प्रोड्यूस होता है, जो हमने उत्पादन किया है उसको सुरक्षित रखने की जरूरत होती है। द प्रोड्यूस नीड टू बी केप्ट सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, उसे नमी से बचाना होता है, इंसेक्ट कीड़ों से बचाना होता है, चूहों से बचाना होता है, सो दैट इट रिमेन्स फिट फॉर कंजम्पशन, जिससे हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, खाने के लिए उसे प्रॉपरली स्टोर करके रख सकें। सम स्टेप्स फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स आर, कुछ तरीके हैं जिनसे हम प्रॉपर स्टोरेज करके कंजम्पशन के लिए, खाने के लिए अनाज को सुरक्षित रख सकते हैं। द ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस मॉइस्चर इन देम। सबसे पहले जो अनाज निकलता है विनोइंग के बाद, थ्रेशिंग के बाद, उसको धूप में डालकर सुखा लिया जाता है, जिससे उसमें अतिरिक्त नमी वो निकल जाती है। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और इन मेटल बिन्स, या तो उसे धातु के बर्तनों में इकट्ठा करके रख लिया जाता है या फिर जूट की बोरियों में अनाज को सुरक्षित रखा जाता है। द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन डन इन सीलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट। तो ग्रेनरीज में या फिर सीलोज घर होते हैं अनाज को इकट्ठा करने के लिए, जो ज्यादा मात्रा में जो अनाज है उनको गोदामों में इकट्ठा किया जाता है। बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।